जय हिंद दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न के बारे में जो कि अनेक वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं और काफ़ी उपयोगी और सफिशिएंट होने वाले हैं गाइस। आजकल के एग्ज़ाम जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी में एसआई हो गया, अन्य एग्ज़ाम जितने भी हैं यूपी पुलिस से लेकर के कांस्टेबल, होमगार्ड, अन्य जितने भी वनडे एग्ज़ाम या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम में काफ़ी सफिशिएंट होंगे। तो गाइस हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून क्या है। तो यानी कि भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च कानून क्या है, तो भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून हमारा भारतीय संविधान है। क्योंकि भारतीय संविधान के ही तहत कोई भी नियम कानून या फिर भारत में जितने भी कोई भी चीज़ ऑथेंटिक चीज़ लागू होती है वो भारतीय संविधान के तहत ही लागू होती है। क्योंकि इसको हम नज़रअंदाज करके कोई भी नियम लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये सर्वोच्च कानून होता है जिसके नीचे कोई भी कानून बन सकता है। इसके मूल चीज़ों को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं गाइस। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघ का प्रमुख कौन है। तो भारतीय संघ का प्रमुख कौन है। तो गाइस हम लोग भारतीय संघ का मुखिया बोल सकते हैं, प्रमुख बोल सकते हैं। जिस तरह से घर में हम लोग देखते हैं कि मुखिया की बात होती है, उसी तरह अगर भारत को हम लोग एक मान लेते हैं घर, तो उसका मुखिया कौन है, तो उसका मुखिया राष्ट्रपति होता है गाइस। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पद है भारत के सभी पदों में से जो राष्ट्रपति का पद हो सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है, जिसे कि हम लोग मुखिया के तौर पे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जो संविधान है उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है। यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री की भूमिका भारतीय संविधान में या फिर भारत में क्या होती है। तो मैं बता दूं इसमें प्रधानमंत्री को जो भूमिका होते हैं वो पर मंत्रिपरिषद की मुखिया के तौर पे होती है। यानी कि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री होता है गाइन। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा की संरचना क्या है। यानी कि लोकसभा में कुल कितने सीटों की बात की गई है या फिर लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं ये बात कही गई है। तो इसमें कुल 543 सीटें होती हैं गाइस। यानी कि 543 सदस्य लोकसभा में चुन करके जाते हैं गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 543। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा की अवधि क्या होती है। तो गाइज जैसे कि हम लोग लोकसभा के बारे में बात किए हैं उसी तरह राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष होती है। और मैं बता दूं कि ये विघटित नहीं होता है। जिस तरह से लोकसभा हर 5 साल के बाद इस पर चुनाव होते हैं, पर राज्यसभा में ऐसा कोई एकदम एग्जैक्ट तुरंत सभी सीटें विघटित नहीं होती हैं गाइज। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है गाइज। अब अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए संविधान की ढांचा की तरफ है। यानी कि संविधान का जो ढांचा है उससे जो कई भी क्वेश्चन आते हैं उससे अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने काफ़ी टॉपिक वाइज क्वेश्चन को बांट लिया है जिससे आप लोगों को पढ़ने में और समझने में काफ़ी वरीयता मिलेगी। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन जो छठा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। यानी कि संविधान का जो प्रस्तावना है, उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है। तो संविधान की जो प्रस्तावना या फिर हम बोल सकते हैं प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और आदर्शों को बताता है। यानी कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं उसका मेन मोटो हम लोगों को अगर प्रस्तावना या फिर उद्देश्य को हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसके अंदर वो हर एक चीज़ें पता चल जाती है कि भारत में क्या और किस तरह से आदमी यहाँ का काम है या फिर यहाँ का मोटो है। ये सब चीज़ें वहाँ के प्रियम्बल से यानी कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल से हम लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है या उद्देश्य है वो आदर्शों को दर्शाता है गाइन। और ये इसका मतलब जो प्रस्ताव है यानी कि उद्देश्य है इसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था गाइन। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है। गाइस मौलिक अधिकार क्या है। तो हम लोग बता दें कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत अधिकार है। यानी कि जो हम लोग को व्यक्तिगत घूमने की, फिरने की या फिर बोलने की जो ये भी जितने भी आज़ादी है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें पार्ट 19 के तहत आते हैं या फिर कई भी इसमें काफ़ी अनुच्छेद हैं जिसके डिटेल हम लोग किसी अनुच्छेद वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो गाइज इसमें मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार जो होता है वो संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत अधिकार होता है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है।
दूसरा है नीति निर्देशक तत्वों के क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो राज्य की नीतियाँ बनाने का मार्गदर्शन करती हैं, यानी कि राज्य में जो समाजवादी विचारधारा चलेगी या फिर जो कौन सी विचारधारा चलेगी, इसमें एक नज़रिया आ जाता है कि अब इसका क्या मार्गदर्शन है। तो हम लोग साफ तौर से बोल सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की नीतियाँ को बनाने में मार्गदर्शन करता है गाइन। इसका ये साफ सिंपल आंसर हो जाएगा। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए केंद्र सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने चुन के रखा हुआ है इसमें। तो देखिए केंद्र सरकार के टॉपिक में हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की संरचना क्या है। केंद्र सरकार की संरचना क्या है, तो हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार में सबसे पहले तो हम लोग राष्ट्रपति मुखिया के बारे में देख चुके, प्रधानमंत्री जो कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, और मंत्रिपरिषद, ये जो तीनों होते हैं वो केंद्र सरकार की संरचना होती हैं। यानी कि हम लोग साफ सिंपल कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होता है वो केंद्र सरकार की संरचना होता है गाइन। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की पावर के बारे में बात करता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, और नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गाइन। यानी कि जो भी संविधान के तहत, संविधान के अंतर्गत जितने भी नियम कानून बनते हैं उसमें मंत्रिपरिषद की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और जिसका कि मुखिया प्रधानमंत्री स्वयं होता है, और ये नीतियों को लागू करने में, संचालन करने में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है गाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए राज्य सरकार से है, यानी कि राज्य सरकार में जितने भी क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य सरकार की संरचना क्या है। यानी कि राज्य सरकार की संरचना, जिस तरह से हम लोगों ने केंद्र सरकार की संरचना देखी, उसी तरह राज्य सरकार की संरचना में राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होता है गाइन। यानी कि राज्य सरकार में भी तीन संरचनाएं के अंग हैं, यानी कि राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है गाइन। अब अगला क्वेश्चन देखिए मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है। जिस तरह से हम लोगों ने प्रधानमंत्री की भूमिका देखी, उसी तरह मुख्यमंत्री की एक राज्य में क्या भूमिका हो सकती है। तो देखिए मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है, यानी कि राज्य सरकार का, यानी कि एक स्टेट का मुखिया होता है, और नीतियों को लागू करने में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि ये भी मंत्री, जो इसका मंत्रिपरिषद होता है, उससे सलाह लेकर के जो भी नीतियाँ, जो भी कानून संविधान के तहत बनते हैं उनको लागू करने में, संचालन करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है गाइस। अगला क्वेश्चन हम लोग न्यायालय से देखते हैं, यानी कि जुडिशरी से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या जुडिशरी से एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं गाइस। तो देखिए कह रहा है कि उच्च न्यायालय की भूमिका क्या है, यानी कि जो उच्च न्यायालय है उसकी क्या भूमिका होती है। तो उच्चतम जो न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वो संविधान की व्याख्या करता है और न्याय प्रदान करता है। यानी कि जो भी संविधान है उसमें क्या कमियां हैं या फिर जो नियम बन रहे हैं वो संविधान के तहत बन रहे हैं, ये सभी डिस्कशन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, और ये न्याय को प्रदान करता है। कोई भी, जैसे कि राष्ट्रपति का कोई चुनाव फंस गया तो उसको क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसे न्याय प्रदान करता है या फिर उस पर सुनवाई करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है गाइन। अगला क्वेश्चन हम लोग टॉपिक के तहत देखते हैं कि चुनाव और प्रतिनिधित्व, यानी कि चुनाव जो होता है हम लोग का इलेक्शन होता है, और रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भारत में चुनाव और रिप्रेजेंटेशन का रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, यानी कि भारत में चुनाव जो होते हैं उसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में हम लोग बताएं। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाता है, यानी कि निष्पक्ष चुनाव कराने की भूमिका, जिम्मेदारी हम लोग चुनाव आयोग को देते हैं। ये चुनाव आयोग काफ़ी निष्पक्ष तरीके से किसी भी संविधान के तहत जो भी नियम कानून होते हैं किसी स्टेट में या फिर परपेंडिकुलर किसी भी राज्य में, वहाँ पे निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है, यही इसकी भूमिका होती है गाइस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
मतदान के अधिकार क्या हैं, यानी कि जो हम लोग मतदान करते हैं उसका क्या अधिकार है। तो मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता है गाइस। ये हम लोगों को एक उम्र के हिसाब से मिल जाता है, यानी हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व को चुन करके संविधान सभा में भेजते हैं, यानी कि वहाँ पे लोकसभा में हम लोग भेजते हैं या फिर राज्य में हम लोग भेजते हैं, वहाँ पे हम लोगों का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये जो मतदान होता है वो एक मौलिक अधिकार होता है। अब देखिए स्थानीय स्वशासन या फिर स्थानीय सरकार से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि इससे कितने टॉपिक हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि पंचायती राज्य की भूमिका क्या है, यानी कि पंचायती राज्य की भूमिका क्या होती है। तो पंचायती राज स्थानीय स्तर पर शासन और विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा जो संविधान में सबसे पहले तो हमारा आता है लोकसभा राज्यसभा, फिर राज्य में हम लोग स्टेट में देखते हैं तो विधानसभा आता है, विधान परिषद कई जगह होते हैं वहाँ आता है, और जो तीसरा होता है मुख्य भूमिका निभाता है पंचायती राज होता है, और नगर निगम के बारे में डिस्कशन होता है। तो पंचायती राज या फिर नगर निगम जो होता है वो स्थानीय शासन यानी स्थानीय स्तर पे जो विकास के कार्य होते हैं, जैसे कि हम लोग गांव से आप लोग रिलेटेड होंगे, वहाँ पे प्रधान की भूमिका आप लोग एक इसमें देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि गांव को हर एक चीज़ को स्थान पे यानी कि विकास के स्थान पे उसको लेकर के आते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका की भूमिका क्या है। तो गाइस नगर पालिका की भूमिका क्या है। तो नगर पालिकाएं शहरी क्षेत्रों में शासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कि जिस तरह से हम लोग पंचायती राज में वो गांव के तरह से होता है, उसी तरह नगर पालिका में भूमिका क्या होती है न, वो शहरी क्षेत्रों का शासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गाइस। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन जो है उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो संविधान संशोधन में के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि काफ़ी अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग होती है। कहीं पर 50% का रेशियो होता है, कहीं 2/2 बहुमत का रेशियो होता है। तो इस तरह से संविधान संशोधन की प्रक्रिया चलती है, जिसमें काफ़ी विशेष बहुमत से संविधान के कुछ चीज़ों को हम लोग नियम को लाते हैं, जिस तरह से उसमें काफ़ी जगह 50% होता है। पर संविधान की जो संशोधन की बात करें तो उसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, जो कि 2/3 बहुमत का उसमें आवश्यकता होता है गाइस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि संविधान संशोधन का महत्व क्या है, यानी कि संविधान में जो संशोधन है उसका महत्व क्या है। तो संविधान संशोधन संविधान में बदलाव करने की अनुमति देता है, यानी कि संविधान में हम लोग कई भी काफ़ी चीज़ें हम लोग अभी तक बदलते आए हैं आज़ादी के बाद से। यही हम लोगों को एक मौका देता है कि इसमें अच्छी से अच्छी चीज़ों को हम लोग बदलाव करने की अनुमति देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए और प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका क्या है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की भूमिका क्या है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन में के लिए काम करता है, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संस्था है ये मानव के रक्षा को और प्रोत्साहन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गाइस। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि नागरिकों को सरकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है, यानी कि सरकार में जो भी चीज़ें होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसे सूचना के तहत हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आरटीआई एक इसका माध्यम हो सकता है गाइस। आरटीआई के माध्यम से हम लोग कोई भी जो भी हम लोग का अधिकार है, यानी कि सरकार क्या काम कर रही है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आरटीआई इसका एक माध्यम हो सकता है सूचना का अधिकार जानने का। अगला लोकपाल की भूमिका क्या है। तो भारत में लोकपाल की भूमिका भ्रष्टाचार के मामलों में जांच और निपटान करने का इसके मेन भूमिका होती है गाइस। तो अगला क्वेश्चन यही है हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारत में संघवाद की प्रणाली क्या है। तो भारत में संघवाद की प्रणाली के बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत में संघवाद की प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है गाइस, यानी कि केंद्र में और राज्य में शक्तियों का विभाजन इस संघवाद के प्रणाली का भूमिका है गाइस। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग की भूमिका क्या है। नीति आयोग की भूमिका हम लोग बता दें तो नीति आयोग
भारत के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने के लिए लागू करने की महत्वपूर्ण भूमिका है गाइस। तो नीति आयोग की भूमिका है कि भारत में जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उसमें महत्वपूर्ण इसका रोल होता है गाइस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है। यानी कि भारत में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है न्यायपालिका अपने निर्णय स्वयं और निष्पक्ष ले सके। यानी कि सरकार के दबाव में आकर के अपना निर्णय ना ले, या फिर किसी पार्टी के या फिर किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में निर्णय ना ले। तो यही इसकी स्वतंत्रता का मायने है गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली क्या है। यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली, तो भारत में संसदीय प्रणाली सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद होता है वो प्रधानमंत्री के उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है गाइस। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चुनाव प्रणाली क्या है। तो भारत में चुनाव प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराती है, ये इसकी एक प्रणाली है। पर अभी के माहौल में हम लोग ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, पर ये तो मुद्दा अन्य चीज़ें की बातें हैं। पर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो भारत में चुनाव प्रणाली क्या है, तो भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसे निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनिश्चित कराने का अपने बताती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे थे कि भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं। यानी कि जो नागरिक हैं उनके भी एक कर्तव्य होने चाहिए। तो गाइस, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में वर्णित, और नागरिकों को अपने देश के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, और हम लोगों को हर एक को छोटी से छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग के भारत को लेकर के बेइज्जती का माहौल क्रिएट करें। तो हम लोगों को यही मूल कर्तव्य होना चाहिए कि हर एक नागरिकों को अंदर सद्भावना हो, या फिर अपने काम के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसे वफादारी से निभाना चाहिए। इसका यही मोटो आंसर हो सकता है गाइस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता क्या है। तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है कि संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून है। इसी के अंदर ही आप, इसके नीचे ही रह करके आप कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। आप इस संविधान से सर्वोपरि नहीं हो सकते हैं। तो गाइज, ये थे आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके इन प्रश्नों को हल करके आप काफ़ी अनेक परीक्षाएं में आप अपनी अच्छी तैयारी में मदद पा सकते हैं। तो गाइज, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो इसमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएँ और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट सुनिश्चित कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।